जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। और अगर आप केबीएस का पेपर दे रहे हैं, वैसे तो हर पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप केबीएस का पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए और भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी, जो सिलेबस में लगा हुआ है। एनसीईआरटी क्लास 11 और बुक का नाम है आरोह। उसी आरोह में से जो है बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण बहुत फेमस है। यह एक व्यंग है, खास करके जो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन जो भारत का वायसराय रहा था 1899 से 1905 तक, 2 कार्यकाल में इस दौरान ये वायसराय रहे थे, उसी पर व्यंग है। शिव शंभू के चिट्ठे का ही जो विदाई संभाषण है एक पाठ है और आधारित है लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो हमें लॉर्ड कर्जन के बारे में भी समझना बहुत था। शिव शंभू के चिट्ठे में बाल मुकुंद गुप्त ने एक बहुत बड़ी बात लिखी थी। वह लिखता है कि जो लिखता था वह लिख गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। यानी जो लिखता था हमने लिख लिया, अब खुलासा का बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का भी मुकाबला कीजिए। शिव शंभू चिट्ठा के एनसीईआरटी के ऊपर वाला पॉइंट्स है। अगर गुप्त जी के बारे में हम बात करें, बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, इनका जन्म 1865 ईस्वी में हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त जी बहुत सारे पत्र और पत्रिकाओं के संपादक भी रहे थे, जैसे अखबार ए चुनार, वीडियो रख के लिख लेना, हिंदुस्तान, हिंदी वंगवासी, भारत मित्र। इनकी प्रमुख रचनाओं में शिव शंभू के चिट्ठे हैं, चिट्ठे और खत है, खेल तमाशा है। और गुप्त जी का मृत्यु भी 1907 में हो गया था। दोस्तों, अगर मैं गुप्त जी के इतिहास की बात करूं, बाल मुकुंद गुप्त के इतिहास की बात करूं, तो राष्ट्रीय जागरण से जुड़े कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। इसे भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी भी मानते हैं। द्विवेदी युग के कड़ी रहे हैं और अपनी हर बात को इन्होंने बेबाकी से रखा है। ये बहुत बड़ी बात रही है। अनिश्चितता शब्द को लेकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी एक लंबा बहस इनका चला था, तो वो भी महत्वपूर्ण है। और जो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है, विदाई संभाषण। जैसा कि हमने कहा था कि राष्ट्रीय जागरण से जुड़े हुए कवि थे, खरी बोली, आधुनिक हिंदी को स्थापित करने वालों में से एक थे ये, और पत्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। अब कुछ मैं बात करूंगा कि आखिर बाल मुकुंद गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन पर क्यों लिखा शिव शंभू के चिट्ठे, और उसी का एक अंश है विदाई संभाषण। नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, DTSSB जो भी पेपर दे रहे हैं सबके लिए यह महत्वपूर्ण है। कि आप जानते हैं कि जब लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बन के आए दोस्तों, तो कर्जन ने बहुत सारे काम किए। मैं तो बहुत डेप्थ में पढ़ा हूँ, क्योंकि इतिहास में भी JRF हूँ, मतलब अच्छे से पढ़ा हूँ। तो कर्जन का मूल उद्देश्य था भारतीयों का शोषण करना। उन्होंने दिखाने के लिए अकाल आयोग बना। आपको पता है कि 1897 से 1900 के बीच भारत में बड़े स्तर पर अकाल बना था। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया, पुलिस आयोग बनाया, शिक्षा आयोग बनाया, न्यायिक सुधार किए, बंगाल विभाजन, सैन्य सुधार, मुद्रा सुधार, ये सब सुधार इन्होंने किया। लेकिन इस सुधार से भारतीयों को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं नुकसान ही देखने को मिला। अगर मैं बात करूं विश्वविद्यालय आयोग की, तो 1904 में विश्वविद्यालय आयोग आया था। इस आयोग के माध्यम से कर्जन ने विश्वविद्यालय पर अपना पकड़ मजबूत कर लिया, क्योंकि कर्जन को लगता था
कि भारत में जितने भी विश्वविद्यालय है वो सारे विश्वविद्यालय जो है अंग्रेजों के विरोधियों का अड्डा बन गया है। इसीलिए वो विश्वविद्यालय के अनुशासन को और भी कड़ा कर दिया। इसी तरह से एक बंगाल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। पूरे बंगाल में इनका विरोध किया गया। बंगाल विभाजन के पीछे जो कर्जन का उद्देश्य था वो हिंदू मुस्लिम को बांटना था। उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को एक साथ कर दिया और आज का जो ढाका है और पश्चिमी बंगाल को एक साथ करके असम बना दिया। मेन उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़ा लगवाना और इसी का विरोध किया। यही कारण था कि ये बंगाल विभाजन 1911 में खत्म हो गया और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया विरोध के बाद। तो बहुत सारे कार्य जो कर्जन किए हैं, उनके कार्य में जो खामियां हैं, उनके कार्य में जो गलतियां हैं, उनकी जो निरंकुशता है, भारतीयों की बेबसी, दुख, लाचारी को एक व्यंग्यात्मक ढंग से बाल मुकुंद गुप्त जी ने व्यक्त किया है। इनकी हम चर्चा करेंगे। अगर आप देखेंगे तो कर्जन पहली बार 1899 से 1904 तक रहे, फिर 1904 से 5 तक रहे, यानी 2 बार भारतीयों की भारत में वो गवर्नर जनरल बने रहे। इस दौरान के बाल मुकुंद गुप्त ने भारतीयों के स्थिति का खुलासा किया है। खुद बाल मुकुंद जी कहते हैं कि उनके शासन काल में बहुत सारे कार्य हुए, जैसा कि अभी हमने बताया, पुलिस सुधार, आर्थिक सुधार, न्यायिक सुधार, बंगाल विभाजन, नए नए प्रयोग किए गए। लेकिन इनका उद्देश्य भारतीयों के लिए नहीं था। गुप्त जी लिखते हैं इनका मुख्य उद्देश्य गोरों का वर्चस्व स्थापित करना था, साथ ही देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में एक सर्वोत्तम उपयोग करना था। मतलब कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की, साथ ही वे सरकारी निरंकुशता के भी पक्षधर थे। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। कर्जन ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया। काउंसिल में मनपसंद के अंग्रेज को नियुक्त करवा दिया और यही कारण था कि उन्हें देश विदेश दोनों जगहों में वह नीचा दिखाई पड़ने लगा। क्षुब्ध होकर यहां तक कि गवर्नर जनरल को इस्तीफा देना पड़ा और वापस इंग्लैंड चले गए। तो मतलब कि जो दुख दर्द भारतीय लोग झेल रहे थे, वही दुख दर्द बाद में कर्जन को भी झेलना पड़ा। बाल मुकुंद जी लिखते हैं कि भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। बाल मुकुंद गुप्त ने जो भारतीयों की दुख, लाचारी ये सब थी, उसे व्यंग्यात्मक ढंग से कर्जन की दुख और लाचारी से जोड़ने का प्रयास किया गया है। साथ ही यह दिखाने की भी कोशिश की है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। उन्होंने दिखाया है, बाल मुकुंद गुप्त ने, अगर शासक तानाशाही आ जाए तो उस तानाशाही स्वरूप से चाहे कोई भी हो, हर वर्ग दुखी होता है, चाहे सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय ही क्यों ना हो। उस दौर में, जिस दौर में लिख रहे थे बाल मुकुंद गुप्त, प्रेस पर पाबंदी चल रहा था, तो इसलिए जो है यह जो लिखा गया है, एक व्यंग्यात्मक रचनाएं उस समय लिखी गई। मुख्य रूप से विदाई संभाषण में क्या है उसके कुछ पॉइंट्स को बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी उसका स्टेटमेंट ही उठा करके आपके एग्जाम में दे देता है, तो समझना बहुत जरूरी होता है। लिखते हैं गुप्त जी, माय लॉर्ड,
अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। मतलब कि माय लॉर्ड, आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। मतलब कि आपके शासन काल का अंत हो गया और अब आप अलग हो रहे हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासन काल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के अस्थाई वायसराय भी हो जाते। मतलब कि आपके शासन का तो अंत होता ही, चाहे आप अस्थाई ही वायसराय क्यों ना होते। किंतु इतना जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार ना आप ही का था ना इस देश के निवासियों का था। कि मतलब इस आपका कार्यकाल इतना जल्दी पूरा हो जाएगा, ना तो आपको उम्मीद था ना ही इस देश के निवासियों को उम्मीद था। इससे जान पड़ता है कि आपके और आपके यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वाले का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। गुप्त जी कहते हैं कि अगर आपका जल्दी ट्रांसफर हो गया, जल्दी रिटायरमेंट हो गया, तो आपके देश में कोई ना कोई तीसरी शक्ति है जिस पर भारतीयों की तो क्या आपका भी पकड़ नहीं है, आपका भी काबू नहीं है। यानी शुरुआत ही जो है वायसराय के विदाई से होता है। यह जो विदाई संभाषण है मतलब लॉर्ड कर्जन के विदाई से संबंधित है। कुछ और पॉइंट्स में लेता हूं। गुप्त जी लिखते हैं कि विचरण समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। यानी कि बिछड़ने का समय जो होता है बड़ा करुणाशील होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। मतलब आप जब जा रहे हो तो आपको जाते देखकर मेरे हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी भी प्रकार प्रसन्न ना थे। आप दो बार वायसराय रहे थे, जब दूसरी बार पुनः वायसराय बनकर आए थे तो भारतवासी बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। भारतवासी वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवे, आप आए ही ना। भारतवासी तो ये चाहते थे आप आए नहीं, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग भी बहुत दुखी हुए। अब पुनः जब भारत का वायसराय बन के आ गए तो यहाँ के लोग बहुत दुखी हुए। वो दिन रात यही मनाते थे कि श्रीमान जल्दी चले जाए। आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है, लेकिन जब आज आप जा रहे हैं तो हर्ष खुशी की जगह दुख हो रहे हैं। इस तरह से जाने का विचरण का समय बड़ा करुणादायक होता है। एक व्यंग है, बड़ा दुखदाई होता है। माय लॉर्ड आगे कहते हैं, थोड़ा आगे बढ़ के बताता हूं। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ, कि इस देश को देखने का स्वप्न नहीं हुआ। इससे नहीं जनता की वहां बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास होता है। क्योंकि अगर पशु पक्षी भी आपस में बिछड़ते हैं तो उसका उदास होता है। एक बड़ा उदाहरण देता है बाल मुकुंद गुप्त की, हमारे देश के यहाँ तो जो पशु पक्षी भी आपस में बिछड़ते हैं तो दोनों उदास हो जाते हैं। इनका एक बड़ा उदाहरण देते हैं गुप्त जी कि एक बार शिव शंभू के 2 गाय थे। उनमें एक अधिक बल वाली थी, यानी एक बलशाली थी। वह कभी कभी अपने सिंहों की टक्कर से कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, ब्राह्मण को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, बरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। मतलब भारत देश में जब एक गाय है, बलशाली गाय दुर्बल गाय को मारती है
तब भी जब बलशाली गाय चली जाती है तो दुर्बल गाय उनके दुख में खाती तक नहीं है। यही कहता है कि माई लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहां के मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। आगे बहुत सारी बात कहते हैं कि माय लॉर्ड, आप इस देश में जो प्रधान शासक बन के आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासन का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख में होगा। बहुत सारी बातें दोस्तों करते हैं, इनको पढ़ना एनसीईआरटी को जरूर। और भी बातें करते हैं कि आगे कहते हैं कि इस बार मुंबई में उतरकर माय लॉर्ड, यानी कि दूसरी बार जब आए तो मुंबई में उतरे। जरा देखिए तो उनमें कौन कौन काम पूरा हुए। कि मतलब जब आप भारत में पहले आए थे तो कहते हैं कि जब कोई भी शासक बनता है तो ये सोचता है हम बहुत सारे काम पूरा करेंगे, लेकिन जब आप आए आप खुद देख लीजिए कि आपने कौन से काम पूरा किए, और जाते समय देखिए कि कौन सा काम पूरा कर दिए। क्या आप नींद से सोते होंगे? आपको स्वयं इस बात की बड़ी बेचैनी होती होगी कि इस देश में जैसी अशांति आप फैला रहे हैं, उसे मिटाने में आपके पद पर आने वाले को ना जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़े। यानी आपने जो व्यवस्था कायम की है, आपने जो अन्याय की व्यवस्था कायम की है, आपने जो प्रजा को दुखी किया है, आपने जो प्रजा को परेशान किया है, ना जाने आने वाले समय में सरकार को कितना मेहनत करना पड़े इसे ठीक करने की। देखिए इस देश में क्या थी और अब देश यह क्या हो गया। कितने हमारा ऊंचा देश था वह कितने नीचा गिर गया। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़ कर और अबुल हसन ने बगदाद की खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान ना देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, आपके प्रभु महाराज के छोटे और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे और बाएं आप प्रथम थे वह दूसरे। मतलब आपने अपनी जिंदगी कितने रईसों की तरह जिया, कोई भी कमी नहीं रहने पड़ा, चाहे वो राजे हो या महाराजे हो। आप जिसको तोड़ना चाहते थे तोड़ देते थे, जिसको जोड़ना चाहते थे जोड़ देते थे। एक इशारे पर पूरी व्यवस्था आपके साथ लग जाती थी। आपने कितनी ही चीजों को तोड़ दिया माय लॉर्ड। आप जिसको चाहते थे ऑफिसर बना देते थे, जिसको चाहते थे रंक बना देते थे, जिसको गिराना चाहते थे गिरा सकते थे, जिसको उठाना चाहते थे उठा देते थे। आगे लिखते हैं बाल मुकुंद जी, माय लॉर्ड, शासक प्रजा के प्रति शासक का कुछ दायित्व होता है, लेकिन आप तो सारा दायित्व भूल गए। आप तो कैसर से भी आगे निकल गए। आखिर ये केसर कौन था? याद रखिएगा, पूछ सकता है। रोम देश है, रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द है केसर। जो रोमन तानाशाह था जूलियस सीजर, उसी के नाम से बना है केसर, जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था। यह शब्द केसर जो है जर्मन तानाशाहों के लिए प्रयोग किया जाता था। वही कि मतलब कि आप तो केसर से भी आगे निकल गए। इतना शोषण तो केसर ने भी नहीं किया। आप तो जार से भी आगे निकल गए। जार जो होते थे ना, जार कहा जाता था रशिया के राजा को। यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है जार, जो रूसी तानाशाह के लिए प्रयोग किया जाता था। आप तो रूसी तानाशाह को भी छोड़ दिए। आप तो नादिर शाह को भी पीछे छोड़ दिए। नादिर शाह जो ईरान के शासक थे, जिन्होंने भारत को लूटा था। अपनी तानाशाही के कारण
उसे नेपोलियन ऑफ एशिया के नाम से भी जाने जाते थे, उसको भी आपने पीछे कर दिया। कहने का मतलब है कि आपने शोषण का हद कर दिया। आपने हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा लगाने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। तो ये विभाजन जो है शोषण का हद था। आप अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी भी अपने मुंह से नहीं लेते थे। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम का एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। ये याद रखना कि एक अनपढ़ प्रजा में जिसका तुम नाम भी नहीं लेना चाहते हो, उसी में एक सुल्तान का नाम बड़े दिल से लिया जाता है। एक बार यह सुल्तान विपत्ति में पड़ गए। सुल्तान ने नरवरगढ़ नामक एक स्थान पर समय काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह नगर से विदा हुए, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को रीति से अपने अभिवादन का, उनके आंखों में आंसू था। जाते समय उन्होंने, प्यारे नरवरगढ़, मेरे प्रणाम ले, आज मैं तुमसे जुदा होता हूं। तू मेरा अन्नदाता है, तू मेरे विपत्ति काल में मुझे मदद किया। लेकिन माय लॉर्ड, इतने दिन बीत गए, आपने अपनी प्रजा से कोई बात नहीं की। ये अभागे भारत, मैंने तुमसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी दौलत से, भारत की दौलत से तुमने आन बान शान की जिंदगी जी, लेकिन तुमने भारत के लिए कुछ वही नहीं किया। माय लॉर्ड, आप सब कुछ भूल गए। आपके में जरा भी उदारता नहीं थी। मतलब दोस्तों, शिव शंभू के चिट्ठी का जो ये अंश है, विदाई संभाषण, ये पूरा लॉर्ड कर्जन पर आधारित है। लॉर्ड कर्जन की शोषण नीति पर आधारित है। उसने भारत में किस तरह प्रेस पर प्रतिबंध लगा रखा था, किस तरह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए विश्वविद्यालय आयोग लाया, शिक्षा आयोग लाया, शिक्षा आयोग लाया, आर्थिक सुधार आया, अकाल आयोग आया, मुद्रा सुधार आया, न्यायिक, ये सब अपने स्वार्थ की वृद्धि के लिए था। आखिर आगे कुछ नहीं था। तो ये याद रखिएगा, अगर एक बार भी वीडियो अच्छे से आपने देखे होंगे तो ये आपको समझ आ गया होगा कि लॉर्ड कर्जन का विदाई संभाषण क्या था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप साहित्य को संपूर्णता में पढ़ना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन में सफल होना चाहते हैं तो एक बार 1 वीक का फ्री ट्रायल क्लास लेकर देखें। आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।